दोस्तों, कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आता है। राजा उस लड़के के बारे में जानने के लिए बड़ा उत्सुक था, पर उसे जब यह पता चलता है कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, उस बात को उसकी पत्नी ही कर देती है। दोस्तों, राजा अपनी पत्नी से वह खत मांगता है। राजा खत में लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर हतप्रभ रह जाता है। राजा को उस लड़के पर शक होता है कि वह पढ़ा लिखा है, जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलवाता है और उसे सच्चाई बताने की आज्ञा देता है। तब लड़का बोलता है, हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता है कि इस खत में आपने क्या लिखा था, क्योंकि मैं तो इसे ऐसे ही लेकर आया हूं जैसे आपने दिया था। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। दोस्तों, राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं होता है। वैसे भी राजा उस लड़के से बहुत नफरत करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। तभी वह लड़के से कहता है, मेरी गैरहाजिरी में रानी ने गलती से मेरी बेटी की शादी तुझ कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक अपनी सहमति नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं लाकर दोगे। जब तुम 3 सोने के बाल मुझे लाकर दोगे, तभी सही मायने मेरी बेटी का पति बन पाओगे। दोस्तों, राजा ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखता है कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते यह लड़का कहीं मरखर जाएगा। इस प्रकार उसे इस लड़के से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के के आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि कहीं जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। इसलिए वह लड़का अगले दिन तड़के अंधेरे में ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ता है। चलते चलते वह एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। लड़का उन सिपाहियों के पास पहुंच जाता है। तब सिपाही उस लड़के से पूछते हैं, यहां तुम्हारा क्या काम है? क्या तुम कुछ समझते और जानते भी हो? दोस्तों, तब लड़का कहता है, मैं सब कुछ समझता भी हूं और जानता भी हूं। तब सिपाही बोलते हैं, अगर तुम सब कुछ जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी कर दो। हमें भी बताओ कि शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, इसमें पहले मीठा पानी निकलता था, पर अब इसमें पानी ही नहीं है। यह सूख क्यों गया है? तब लड़का कहता है, अभी तुम थोड़ा सब्र करो। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें जरूर से बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से आगे निकल जाता है। दोस्तों, चलते चलते वह दूसरे शहर के बड़े से गेट के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, वहां पर भी एक हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहा था। वह सिपाही भी उस लड़के से पूछता है, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे इतना बता दो कि इस शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, पर अब यह पूरी तरह सूख गया है। अब इसमें पत्तियां भी नहीं लगती हैं। दोस्तों, तब लड़का कहता है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अपना काम पूरा करके आने पर मैं इसका जवाब तुम्हें बता दूंगा। इतना कहकर वह आगे चल देता है और चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बड़ी सी नदी थी, जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो और यहाँ के बारे में क्या समझते जानते हो? दोस्तों, तब लड़का कहता है, मैं सब कुछ जानता हूं। तब नाविक कहता है, अगर तुम सब कुछ समझते और जानते हो तो कृपा करके मुझे बताओ कि नदी पार कराने के इस काम से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? तब लड़का कहता है, इस सवाल का जवाब मेरे वापस आने पर तुम्हें जरूर मिल जाएगा, पर पहले तुम मुझे नदी पार करवा दो। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देता है। जैसे ही वह लड़का नदी के दूसरे किनारे पर जाता है, उसे वहां से नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई देता है। वह उसी रास्ते पर चल पड़ता है। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह उस घर में प्रवेश करने लगता है तो वह बूढ़ी औरत उससे पूछती है, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर शैतान रहता है? दोस्तों, तब लड़का उस बूढ़िया माँ से प्रणाम करते हुए कहता है,
मैं ठीक जगह पर आया हूँ। अब आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। तब बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर वापस आकर तुझे यहाँ देखेगा तो कच्चा ही चबा जाएगा, इसलिए मुझे ही तेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तब उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर तरस आ जाता है और उस लड़के को उसने छींटा बनाकर उसे अपनी शर्ट की बटन में छुपा लेती है। दोस्तों, शाम को राक्षस घर पहुंच जाता है। घर के अंदर घुसते ही वह शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है। आज जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ कौन आदमी आया था? इतना कहकर पूरे घर में इधर उधर देखता है, पर उसे कोई भी दिखाई देता है। तभी उसकी धाय माँ उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया है। लगता है तेरी नाक में ही मानस गंध घुस गई है। चुपचाप आराम से बैठ भोजन कर लो। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिलता है तो उसे अपनी धाय माँ की बात पर विश्वास करना पड़ता है। वह चुपचाप खाना खाकर वहीं जमीन पर बिछी हुई बड़ी सी चटाई पर लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। उसकी धाय माँ भी आज उसके पास बिछी दूसरी चटाई पर लेट जाती है, क्योंकि आज उसे उस राक्षस के बालों से उसके सोने के 3 बाल तोड़ने थे। जब वह राक्षस नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है तो धाय माँ उसके सिर से सोने का एक बाल उखाड़ लेती है। तभी राक्षस दर्द से कराह उठता है और कहता है, ओ माँ, तू यह क्या कर रही है? मेरे बाल क्यों खींच रही है? तब दोस्तों, धाय माँ बोलती है, बेटा मैंने अभी भयंकर सपना देखा है तो डर के मारे तेरे बाल पकड़ लिए हैं। तब राक्षस बोलता है, ऐसा कौन सा सपना था जिससे तू इतना डर गई है? तब बूढ़ी धाय माँ कहती है, मैंने सपने में देखा कि बाजार वाला कुआं जिसे शरबत निकलता था अब सूखा पड़ा है। तब राक्षस बोलता है, उस कुएं के नीचे एक बड़ा पत्थर है और उसी पत्थर के नीचे एक बड़ा मेंढक रहता है। अगर उस बड़े से मेंढक को मार दिया जाए तो उस कुएं से फिर से शरबत निकलना शुरू हो जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे भरने लगता है। दोस्तों, धाय माँ को जब विश्वास हो जाता है कि राक्षस पूरी तरह से सो गया है तो उसने उसके सिर से सोने का दूसरा बाल उखाड़ लेती है। राक्षस फिर जोर से चीखता है, ओ माँ, तू फिर यह क्या कर रही है? तब धाय माँ बोलती है, बेटा बुरा मत मानना, पर फिर से मैंने एक अजीब सा सपना देखा था, तभी डर के मारे तेरे बाल मेरे हाथ में आ गया है। तभी राक्षस पूछता है, ऐसा कैसा सपना था जिससे तू इतना डर गई थी? तब बूढ़ी माँ कहती है, मैंने सपने में देखा कि उस राज्य की सीमा पर जो सेब का एक पेड़ है, जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब सूख गया है। इसके सूखने का क्या कारण है? तब दोस्तों, राक्षस अपनी मां से बताते हुए कहता है, उसी पेड़ की जड़ में एक चूहा रहता है जो उसकी जड़ों को काटता रहता है। अगर उस चूहे को मार दिया जाए तो वह पेड़ फिर से सोने के सेब देने लगेगा। पर अब तू मुझे अपने सपनों से परेशान मत करना और मुझे चैन की नींद सोने दे। इतना कहकर थोड़ी देर बाद वह राक्षस फिर जोर जोर से खर्राटे लेने लगता है। जैसे ही बूढ़ी माँ को लगता है कि राक्षस सचमुच सो गया है तो उसने तीसरी बार सोने का बाल उखाड़ लेती है। अब तो राक्षस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और धाय माँ को खरी खोटी सुनाने लगता है। धाय माँ उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है, फिर बड़े प्यार से बोलती है, बेटा मैं इन अजीब अजीब सपनों का क्या करूं? अभी अभी मैंने फिर से एक अजीब सपना देखा है। तब राक्षस बोलता है, अब ऐसा कौन सा सपना देख लिया, जल्दी बताओ, मुझे जोर से नींद आ रही है। तब दोस्तों, बूढ़ी माँ बोलती है, मैंने सपने में देखा कि मुझसे एक नाविक शिकायत कर रहा था कि उसे हर समय इधर से उधर जाना पड़ता है। उसे इससे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें उसका क्या कसूर है? तब राक्षस कहता है, वह नाविक मूर्ख है। जिस दिन वह किसी और आदमी के हाथ में अपना चप्पू दे देगा, उसे हर रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर राक्षस फिर से अपनी चटाई पर लेट जाता है और खर्राटे लेने लगता है। अब धाय माँ उस लड़के को अपनी शर्ट के बटन से निकालती है और उसे 3 सोने के बाल देकर बोलती है, अपने तीनों सवालों के जवाब तो तू सुन ही चुका है, अब ये लो सोने के 3 बाल और तुरंत यहां से भाग जाओ। लड़के को असली रूप में लाकर धाय माँ झट से उसे घर से बाहर निकाल देती है।
लड़के ने हृदय से उसको धन्यवाद देते हुए अपने ससुर के राज्य की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे फिर से वही नाविक मिलता है और नाविक जब उसे नदी के दूसरी तरफ उतारता है तब वह लड़का बोलता है, तुम अपना यह चप्पू किसी और के हाथ में दे देना, तभी तुम्हें इस रोज रोज के आने जाने से छुटकारा मिल पाएगा। दोस्तों, जब वह राज्य के दूसरे गेट पर पहुंचता है तो सिपाही को उसके प्रश्न का उत्तर बताते हुए कहता है कि पेड़ के नीचे एक चूहा रहता है और वह सोने के पेड़ की जड़ों को खा जाता है। आप उस चूहे को मार दो तो वह सोने का पेड़ फिर से फल देने लग जाएगा। यह बात सुनकर सिपाही बहुत खुश होता है और उसने गधे पर बहुत सा धन लाद कर उस लड़के को इनाम के रूप में दे देता है। वह उस धन से लदे हुए गधे को लेकर पहले राज्य के गेट के सिपाही के पास पहुंच जाता है तो उसे भी उसके प्रश्न का उत्तर बताते हुए राक्षस के कहे अनुसार सब कुछ बता देता है। उसका उत्तर सुनकर वह सिपाही भी बहुत प्रसन्न होता है और उसे बहुत सारा धन एक गधे पर लाद कर उसको इनाम के रूप में दे देता है। अब वह सोने के 3 बाल और 2 गधों पर ढेर सारा धन लेकर अपने ससुर के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, उसे देखकर राजा हैरान रह जाता है और 3 सोने के बाल और धन से भरे हुए 2 गधों को देखकर राजा उससे पूछता है, तुम्हें यह इतना ढेर सारा धन कहां से मिला है? तब लड़का कहता है, महाराज, मैं नदी के उस पार गया था, वहां से मुझे यह धन मिला है, उसमें से कुछ धन मैं अपने साथ ले आया हूं। दोस्तों, अब उस लड़के की बात सुनकर राजा के मन में भी लालच आ जाता है। तब वह लड़के से बोलता है, क्या मैं भी नदी के उस पार से तुम्हारी तरह कुछ धन ला सकता हूं? तब लड़का बोलता है, क्यों नहीं महाराज, उस नदी में नाव पर एक नाविक बैठा है जो अपनी नाव से आपको उस पार ले जाएगा, पर आप उसका चप्पू उससे लेकर नाव को खुद चलाएंगे तो नदी की दूसरी ओर पहुंचकर ढेर सारा धन ले आएंगे। दोस्तों, लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ता है और वहां सचमुच ही एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा उस नाविक के पास जाता है और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगता है। अब उस नाविक को रोज के आने जाने से छुटकारा मिल जाता है और उस राज्य के नियमानुसार राजा को उस नाविक की जगह हर समय नाव पर लोगों को इधर से उधर ले जाने की सजा मिल जाती है। इधर लड़का खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और आगे चलकर उस राज्य पर राज्य करने लगता है।